सस्टेनेबिलिटी और एक्सपेंशन के बारे में आपके क्या व्यूज है? ओल्ड फ्लीट रिप्लेस करके न्यू फ्लीट लाना इज मस्ट फॉर एन ऑपरेटर टू सस्टेन। तो कस्टमर की जो बेसिक डिमांड है और वॉशरूम को लेके एक ऑपरेटर का नजरिया, उसका मेंटेनेंस, उसका क्लीनलीनेस, इसमें ऑपरेटर का लॉस है बट कस्टमर बेस बनता है, क्योंकि हमारा 2 सीट आगे का कट होता है, रेवेन्यू में इफेक्ट होता है और ये कट होके वॉशरूम आता है। और जहां तक बात है वॉशरूम की सर, तो अभी बायो वॉशरूम्स आ चुके हैं। इसमें 2 टैंक्स होते हैं बेसिकली, एक फ्रेश वाटर टैंक और वेस्टेज टैंक। स्मेल इसमें आती नहीं है क्योंकि बायो टैंक्स। तो ये डाउट सबके माइंड से निकाल लो, क्या वॉशरूम से स्मेल आती है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और काफी दिनों से, काफी महीनों से हमारे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि बस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई एक प्रॉपर ऐसा पॉडकास्ट हमें करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी पॉडकास्ट का ट्रेंड है, जमाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी एक पॉडकास्ट कर ले दी आरुष गुरु चैनल पे, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि बस इंडस्ट्री के बारे में बताइए और जो जो नई चीज़ें बस इंडस्ट्री में हो रही है, जैसे जिंग बस है, इंटरसिटी है या फिर फ्लिक्स बस है, उसके बारे में भी काफ़ी हमें कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं कि हमें उसके बारे में बताइए। तो इस सब पे चर्चा करने के लिए ये पॉडकास्ट आज हम पुणे में फ़िल्म करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है मोहित ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर, डायरेक्टर मोहित ट्रैवल्स पुणे, उसके ओनर आप कह सकते हैं, जो कि यूजुअली हम व्लॉग्स में कहते हैं मालिक, मिस्टर ईश्वर छाजेड़ सर। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। तो आप हमें ये बताइए कि मोहित ट्रैवल्स की शुरुआत आपने कैसे की और अभी आपके पास फ्लीट में कितनी बसेस है? इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में अगर हमारे ऑडियंस को बताएँगे तो काफ़ी हेल्प रहेगी। जो न्यू बस ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नए लोग आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो अरुण जी और सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पॉडकास्ट के लिए आपने इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी बताने के लिए सभी को, जो भी बस फैंस है या जो आना चाहते हैं। तो मैं ईश्वर छाजेड़, प्रोप्राइटर मोहित ट्रैवल्स, जलगांव से हूँ। बट हम अभी पुणे में बेस्ड है। ये कंपनी मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। आई वॉज 19 ईयर्स। तो इसकी प्लानिंग में पिछले और 2 साल से कर रहा था। मैं मार्केट में देख रहा था कैसी चीज़ें हैं, क्या रहता है, कंसेप्ट कैसा होता है। और उसके बाद फिर पहले तो घर वालों को मनाना, जैसे एज कम था मेरा, तो घर वालों को पहले मनाया, फिर उनको थोड़ा समझा इस बिज़नेस के बारे में। देन घर वालों का वही क्वेश्चन था, कैसे कैसे ऑपरेट करेगा, तू इतना छोटा है, ये है। बट मेरा पैशन और उसका डेडिकेशन वो फील्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा था और फाइनली जो मैंने सोचा था वो मैंने किया है आज। 2020 में मैंने 2 गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया, मंथली रेंटल बोल सकते हो। वो 1 साल के लिए हमने ऑपरेट किया फ्रॉम हमारा नेटिव प्लेस जलगांव टू पुणे, ठीक है। फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें सीखने मिली, जैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, मेंटेनेंस कैसा रहता है, ड्राइवर का सिस्टम क्या है, ऑनलाइन बुकिंग्स क्या है। तो 1 साल में बेसिकली मैंने अर्न कुछ नहीं किया बट मैंने एक्सपीरियंस लिया। लॉकडाउन के पहले 2 बसेस ऑपरेट किया। उसके बाद मैं न्यू बस के लिए आई वेंट टू बैंक। सो उन्होंने कहा कि सर आपके नाम पे कोई फ्लीट है नहीं, टाइम बहुत अभी डिफ़िकल्ट है, सस्टेन नहीं हो रहा है चीज़ें। तो फिर वो टाइम पे थोड़ा कैपिटल घर से लिया, ओल्ड बसेस परचेज़ की। उसके बाद में 1 साल ऑपरेट किया। बट जब 1 साल वो ऑपरेशंस मैंने किए तो बहुत ब्रेकडाउन्स हुए गाड़ी में। मतलब वही काम बार-बार गाड़ी निकाल रही थी। मतलब ऐसा था कि रात-रात भर नींद नहीं थी। और तब मैं एक सिंगल पर्सन था वो कंपनी में। ड्राइवर्स, मेंटेनेंस, ऑनलाइन बुकिंग्स एंड एवरीथिंग मैं मैनेज करता था। तो ये केस में ऐसा होता था कि सर गाड़ी तो शाम को निकल जा रहा है पैक होके, और जो ब्रेकडाउन्स आते थे वो इतने डिफ़िकल्ट होता था कि भाई कैसे मैनेज करना। वो गाड़ी ने मुझे 1.5 साल बहुत तकलीफ़ दी। इतनी तकलीफ़ दी कि मैं हिम्मत हार गया था, क्या ये अपने को नहीं करना, ये अपने से नहीं होगा। बिकॉज़ ऑफ द मेंटेनेंस, बहुत मेंटेनेंस हो रहा था गाड़ियों में। जो काम हम शोरूम पे करवा रहे थे, बार-बार वही हो रहा था। कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। फिर थोड़ा और वेट किया।
ये जो पहला मॉडल मैंने लिया तो ये 2023 में मैंने सोल्ड किया। फिर उसके बाद फिर हमने और 2 बसेस परचेज़ की। तो फिर हम बैंक के पास फिर से गए कि सर हमको 2 गाड़ी चाहिए। तो बैंक का वही क्वेश्चन था कि सर आपके नाम पे गाड़ी तो है। अब गाड़ी नहीं थी पहले, अभी गाड़ी आ गई। तो गाड़ी होने के बाद बैंक ने ये बोला कि सर अभी आपके नाम पे लोन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको लोन नहीं दे सकते। फिर हमने ओल्ड गाड़ी ली और 2 2018-19 का मॉडल था। वो हमने 2 साल ऑपरेट करी। वो 2 साल के बीच में हमने और 2 गाड़ियाँ हमारे फ्लीट में ऐड करवाई, जो हम जलगाँव टू मुंबई ऑपरेट कर रहे थे वाया नासिक। उसपे हमने लोन करवाया बैंक से, 1 साल वेट किया, प्रॉपर ईएमआई टाइम पे किया। नो डाउट गाड़ी ने भी दोनों गाड़ियों चारों गाड़ियों ने बहुत साथ दिया। तब हमारा कस्टमर बेस बनना स्टार्ट हुआ। फिर और 2 साल वेट किया और अभी 2025 एंडिंग में हमने टोटल 2 गाड़ियाँ और लॉन्च की है, जो कि हम अभी ज़िंक के साथ काम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का फर्स्ट व्हीकल है लेलैंड का 6 सिलेंडर व्हीकल, वीरा बिल्ड है और ये है हमारा फर्स्ट व्हीकल है, नहीं ब्रांड न्यू शोरूम व्हीकल। हम अभी ये ज़िंक के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो 4-5 साल का टाइम था सर, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था। इसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, परफेक्ट किया, कुछ लॉसेस भी बेयर किए। पर आज हम सक्सेसफुली 8 गाड़ियाँ रन कर रहे हैं। विदिन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स वी आर ऑपरेटिंग 8 बसेस। ओके, तो आपने काफ़ी सविस इन डिटेल इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको सब चीज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो अभी मैं आपको टू द पॉइंट पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। अगर कोई नया बंदा इंडस्ट्री जॉइन करना चाहता है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा पॉइंट वाइज़ प्रोसीजर सिम्प्लीफाई करके प्लीज़ बताइए कि राइट फ्रॉम बैंक से लोन कैसे लिया जाता है, क्या मॉर्टगेज रखना पड़ता है, बैंक से ले, कोऑपरेटिव बैंक से ले या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले। उसके बाद आप ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि लोन जो होता है वो चेसिस पे होता है, बॉडी पे होता है, कौन-सी चेसिस लेनी चाहिए, बस बॉडी बिल्डिंग में जो-जो बारीकियाँ है। और लास्ट में हम आते हैं मतलब इस सवाल के कि ऑनलाइन बुकिंग्स कैसे होते हैं? मतलब अगर आपको लाइव जाना है, सो बेसिकली आप थोड़ा-सा अगर किसी को एंटर होना है, तो उसके लिए एक जनरल इन डिटेल बताइए कि कैसे कर सकते हैं एक नए ऑपरेटर? तो अरुण जी मैं बताना चाहूँगा, क्या कोई भी नया बंदा अगर जिसको गाड़ी लेना है या फील्ड में आना है, तो सबसे पहले तो आप अगर बैंक के पास जाते हो, तो वो बोलते हैं कि सर आपके पास कोई व्हीकल है, पहले एग्जिस्टिंग व्हीकल है। कोई नया है तो नहीं बोलेगा बट ऑब्वियस। तो उसमें सेकंड ऐसा होता है, क्या दे आस्क समथिंग मॉर्गेज। अगर आप व्हीकल ले रहे हो तो आपको उसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उतना लैंड 5 इयर्स के लिए बैंक को मॉर्गेज रखना पड़ता है। जैसा मैं आपको बोला कि सर मेरे को 5 साल लग गए, तो मुझे ये पीरियड में यही सीखने मिला कि लैंड आपको मॉर्गेज रखना है। ठीक है, कुछ केसेस में अगर आपका दूसरा कोई बिज़नेस है या कुछ भी है, आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, तो इन दैट केस बैंक आपको चासी लोन देगा, बट बॉडी फंडिंग नहीं करेगा। चासी पे 90 टू 100% 95% सॉरी लोन हो जाता है, बट बॉडी, एसी, इंश्योरेंस और पासिंग, ये चीज़ में दिक्कत है कि अगर आप नया ऑपरेटर हो, तो आप ओल्ड व्हीकल से भी स्टार्ट कर सकते हो। उस पे ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद नया बस लीजिए। क्योंकि अभी मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है सर्विस को लेके सर, क्या ईएमआई अगर आप प्रॉपर सर्विस दो, टाइम पे गाड़ी लाते हैं, क्लीन गाड़ी देते हुए, तो आपको कस्टमर पैसा पे करता है। अगर आप नहीं देते हो, तो फिर ईएमआई भी नहीं निकलेगा। और अभी जैसे आप देख रहे हो वॉर सिचुएशंस है, इसमें डीज़ल के प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो वो टाइम पे ऑपरेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। ये टाइम पे वही ऑपरेट कर पाएगा जिसका नाम है, जिसकी सर्विस है सबसे बेस्ट, तो यही सस्टेन करेंगे या तो फिर मार्केट से बाहर हो जाएँगे। बट मैं यही बोलूँगा ऑडियंस को, क्या नया गाड़ी लो, पर पहले एक्सपीरियंस लो। नया गाड़ी तो आप ले ही लोगे, पर एक्सपीरियंस लो। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप ग्राउंड स्टाफ, ऑनलाइन बुकिंग ये हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे मेन है मेंटेनेंस। नया गाड़ी अगर खरीद रहे हो, तो 2 साल मेंटेनेंस नहीं निकालेगा। यू विल अर्न गुड प्रॉफिट बिकॉज़ मेंटेनेंस ज़ीरो है। पर जब मेंटेनेंस निकालती है गाड़ियाँ, तब मिनिमम 50,000 तो इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है।
और जो आपको हैरेसमेंट होती है, आपकी तकलीफ होती है, ड्राइवर्स फ़ोन करते हैं, आपकी नींद खराब होती है, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू टाइम। सो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा, पहले ओल्ड व्हीकल लो, उसको 1 साल रन करो। आपको जम रहा है, आप सस्टेन कर पा रहे हो, देन यू गो फॉर न्यू व्हीकल। क्योंकि वो टाइम पे आपको चांस है, आप मार्केट से बाहर भी जा सकते हो और आपको बढ़ाना है तो फ्लीट भी बढ़ा सकते हो। रही बात ऑनलाइन बुकिंग्स की, तो एक सॉफ्टवेयर होता है बैकएंड, हर ऑपरेटर के पास होता है, जिससे आप लिंक होते हो। तो उसके थ्रू आप पेटीएम, अभी बस, रेड बस और कुछ है ऑनलाइन मेक माई ट्रिप, के प्लेटफॉर्म पे आपका व्हीकल डिस्प्ले होता है और ये वर्क होता है कमीशन बेसिस पे, ठीक है। पर यहाँ पे भी जो नया कस्टमर आता है, वो आज मुझे नहीं पहचान रहा ईश्वर साइडेड कौन है, या वो क्या देखता है, मोहित ट्रेवल्स, ठीक है। मोहित ट्रेवल्स में वो नया कस्टमर सिर्फ रेटिंग देखता है आपकी। आपकी अगर रेटिंग 4 पॉइंट के ऊपर है तो आपका गाड़ी एनी टाइम पैक रहेगा, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग लो है तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लो ऑक्यूपेंसी हो गया, लो ऑक्यूपेंसी अगर होता है तो बट ऑफिस से आपके जो गाड़ी के कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। अगर आपको प्रॉपर गाड़ी पैक नहीं मिला तो डीजल खर्चा नहीं निकलेगा, रोड खर्चा नहीं निकलेगा, ड्राइवर, ईएमआईज, और आप देख रहे हो क्या, एवरी 3 मंथ्स में गाड़ियों की प्राइस ऑलमोस्ट 3% हाइक हो रही है। तो ये टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप लोन लेके काम कर रहे हो बैंक से, अगर आप एक भी ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो आप डिफॉल्टर हो जाते हो। तो फिर आपको आगे अगर बढ़ना है, गाड़ी लेना है, तो आप नहीं ले सकते हो। जैसे कोरोना ने सभी को खराब कर दिया, 100 गाड़ी वाले ऑपरेटर भी परेशान हो गए थे सर, क्योंकि वो नेचुरल कैलेमिटी, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो बैंक ने वो टाइम पे एक्सेप्शन दिया, बट अभी सब अगर रेगुलर चल रहा है, वो ये टाइम पे चीज़ें अगर हो रही है, तो शायद बैंक तो एंटरटेन नहीं करेगा सर आपको। और ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्केट सेट हो जाता है, सब सेट हो जाता है, डिमांड आती है गाड़ी की, कस्टमर बोलता है सर एक और शेड्यूल चाहिए हमको, पर वो टाइम पे बैंक साथ नहीं देती है, फिर आप 1 साल पीछे हो जाते हो। अगर किसी इंसान को इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो वो ऐसा कंपलसरी है क्या 2 बसेस की साथ ही वो शुरू करे? या फिर अभी हमारे पास जो इंक्वायरीज़ आती है कंसल्टेशन के लिए कि हमें नई गाड़ी ही लेनी है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़िद होती है कि नहीं, लेनी तो नहीं है, फाइनेंस हम कर देंगे, हम पैसे जुटा लेंगे, पर अभी लोगों का ट्रेंड हो गया है कि गाड़ी लेनी है तो नई लेनी है। तो 2 गाड़ी से स्टार्ट करें या फिर 1 गाड़ी से ही स्टार्ट करें, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस कौन-कौन से रखने चाहिए, उसके बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो पता नहीं होता कि स्लीपर सीटर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में कौन-सा जाना चाहिए, या फिर 2 गाड़ी, मतलब जो आप बोलते इंडस्ट्री में जोड़ी गाड़ी, पेयर गाड़ी लेनी चाहिए, तो 1 गाड़ी से भी शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आपको स्टार्ट करना है तो 2 गाड़ी से कीजिए, क्योंकि एक गाड़ी ऑपरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि बिजनेस का रूल है। आप अगर पुणे से गोवा जा रहे हो तब डिमांड ज़्यादा है, वही टाइम पे गोवा से पुणे का डिमांड लो रहेगा। और ऐसा होता है कि यहाँ डिमांड आज पुणे से गोवा के लिए ज़्यादा है और आपका गाड़ी गोवा में खड़ा है, तो वहाँ आप लॉस में आ गए। और मैं वही बोलूँगा, स्टार्ट अगर करना है तो नया गाड़ी नहीं, पुराना भी कर सकते हैं, और पेयर से स्टार्ट कीजिए, सिंगल गाड़ी वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कैसा है, कस्टमर अगर हमारे लिए मेन कस्टमर है, कस्टमर रोज़ डिमांड करता है कि सर आपका गाड़ी रोज़ चाहिए। ये केस में आपका अगर आज गाड़ी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। कस्टमर बोलता है यार आज गाड़ी होगा क्या, नहीं का पता नहीं है, कल होगी या नहीं पता नहीं है। और ट्रेंड तो सर नई गाड़ियों का बहुत चल रहा है, ठीक है, आप लोन करवा लोगे, सब करवा लोगे, अगर आप उसको रन नहीं कर पाए तो 1.5 CR का लॉस वो आपको सोच के चलना है, क्योंकि वो व्हीकल है, डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तो सर ये केस में आपको सोचना है, क्या मार्केट में इतना कंपटीशन है आज, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस अगर एंटर कर रहा है, तो ना ही बैंक फाइनेंस, ये तो ठीक है चलो कोई करवा भी ले, ग्राउंड इतना मेंटेन करना मतलब टफ हो गया है, ड्राइवर्स, मेंटेनेंस, उसके बाद में आपका कंपटीशन में गाड़ी जो भरना चाहिए ऑनलाइन में, वो सब चीज़ें है। उसके बाद में आपको प्रॉपर हेल्पर चाहिए गाड़ी के लिए, गाड़ी का रूटीन चाहिए, या गाड़ी टाइम पे आता है नहीं आता है,
चैलेंजेस ऐसे आते हैं सर, क्या ड्राइवर्स ऑन टाइम आते नहीं है। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हमारे जैसे व्लॉग्स में हम बोलते हैं 40 लाख की चेसिस होती है ऑन एन एवरेज 38-40 लैक्स की, और जो बॉडी होती है 13.5 मीटर एसी स्लीपर, इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40 लैक्स, तो 80 लाख की एक गाड़ी बन जाती है। तो हमारे ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, हमें काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों से कि भाई इसकी किस्त बताओ, ईएमआई कितनी आएगी, ऑन रोड प्राइस क्या है। तो उसके बारे में ईएमआई, बस की प्राइस, चेसिस और बॉडी, इसके बारे में आप थोड़ा-सा हम हमें हमें डिटेल में विस्तार में बताइए प्लीज़। भरूच भाई देखिए, 4 3 से 4 टाइप की चासी है, 3 ही आती है मोस्टली ज़्यादातर, या 4 भी आप बोल सकते हो, 4 है। ओके। प्रॉपर मार्केट में तो 4 है, और बॉडी बिल्डर्स तो काफ़ी सारे हैं। एक आता है आपका टाटा, लेलैंड, आइचर, भारत बेंज। ये 4 मॉडल है जो एक ऑपरेटर प्रेफर करता है लेना, और बॉडी आप आपके बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। 25 लाख से भी है, 40 लाख तक बॉडी बनता है। ये डिपेंड अपॉन द बॉडी बिल्डर, उसकी क्वालिटी और उसके अंदर फीचर्स। अभी अगर आप लेलैंड लेते हो, लेलैंड 40 लाख अप्रॉक्स आता है। टाटा लेते हो 35 लाख आता है। बेंज लेते हो 42 लाख आता है। आइशर भी 40 के रेंज में आ जाता है। तो ये आप खुद भी चॉइस कर सकते हो। भारत बेंज का स्पेशलिटी है क्या, 4 व्हील सस्पेंशन है। मर्सिडीज बेंज का ही ब्रांड है। सो कंफर्ट लेवल में थोड़ा ज़्यादा है। लेलैंड भी ले सकते हो, लेलैंड सस्टेन करता है, लेलैंड ड्यूरेबिलिटी के लिए भी है। रीसेल भी देखते हो, एक ऑपरेटर गाड़ी 5 साल यूज़ करता है, तो उसका रीसेल का भी सोचता है। और ईएमआई की अगर बात है तो 80-85 लाख का अप्रॉक्स पर बस जाता है। और ईएमआई डिपेंड करता है आप कितना आपके जेब से उसमें डाल रहे हो। चासी लोन लेते हो तो 1,20,000 पर मंथ का ईएमआई आता है, और चासी बॉडी लोन लेते हो 80 लाख का, समथिंग 1,80,000 पर बस ईएमआई आता है पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 2 गाड़ी का कैलकुलेट करोगे तो 3,60,000 का कुछ उसका ईएमआई का अमाउंट होता है। और बात रही बैंकिंग्स की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। प्राइवेट फाइनेंस लोगे ज़्यादा रहेगा, बैंक लोगे थोड़ा कम लगेगा। तो सर अभी हम आपसे काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो हमें कमेंट्स में काफ़ी बार आया है। तो बेसिकली हमें बताइए कि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिमांड क्या होती है? क्योंकि आज काफ़ी बसेस में ऑन बोर्ड वॉशरूम है, और काफ़ी महीनों से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमें कमेंट्स आते हैं कि इसमें वॉशरूम नहीं है, तो बस मतलब उनको, जो पैसेंजर है उनको मज़ा नहीं आता। तो उनको ऑन बोर्ड वॉशरूम का जो आज ट्रेंड आया है, अभी तो मोस्ट ऑफ दी बसेस में अभी वोल्वो ने भी ऑन बोर्ड वॉशरूम देना शुरू कर दिया है। तो कस्टमर की जो बेसिक डिमांड है और वॉशरूम को लेके एक ऑपरेटर का नज़रिया, उसका मेंटेनेंस, उसका क्लीनलीनेस, उस सब पे आपका क्या ओपिनियन है? बस में वॉशरूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। अरुण जी, मैं बताना चाहूँगा, देखो कस्टमर को सबसे पहले चाहिए क्लीनलीनेस, ओके। सेकंड चाहिए आपका ऑन टाइम अराइवल एंड डिपार्चर, थर्ड चाहिए आपका जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए कस्टमर के साथ, अच्छे से बात करना चाहिए, और चौथा है एक वॉशरूम जो अभी नया फीचर ऐड हुआ है बस इंडस्ट्री में बसेस को लेके, क्योंकि कस्टमर जो बस आपकी बुक करता है वो एक क्लीन जर्नी के लिए करता है, कंफर्टेबल जर्नी के लिए वो करता है। तो बेसिक आ गया कि आपको क्लीनलीनेस आपकी गाड़ी में मेंटेन करनी है। डेली बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर, ये आपको डेली वॉश करना है। ठीक है, आप इसको जितना क्लीन रखोगे उतना हायर आप कस्टमर से पेमेंट ले सकोगे। सेकेंड थिंग है आपका ऑन टाइम अराइवल और डिपार्चर, क्योंकि लोग बस बुक करते हैं कंफर्टेबल जर्नी के लिए और नेक्स्ट डे इनका वर्किंग रहता है, तो फॉर दैट रीज़न वो स्लीपर बुक करते हैं। तो आपका गाड़ी टाइम पे निकलना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शंस है, रोड पे दिक्कत है, कुछ है तो वो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीकल शुड बी ऑन टाइम। थर्ड आता है आपका ड्राइवर, जो कि आज बहुत डिफिकल्ट है अच्छा स्टाफ देखना। ड्राइवर ने कस्टमर को कोऑपरेट करना चाहिए, हेल्पर मेन है, जो लगेज ये रखने में कस्टमर को हेल्प कर दे। ये अगर रूड बात करते हैं कस्टमर से तो भी डिसअपॉइंटमेंट है। और सबसे मेन बात है वॉशरूम की। अभी क्या हो रहा था,
बहुत से लोग हैं लेडीज कस्टमर, अभी हमारे वॉशरूम इतने अच्छे नहीं है, आप होटल पे रुको या कहीं भी रुको, गंदगी है, तो कस्टमर अभी वॉशरूम वाली गाड़ी ये करता है फेवर। इसमें ऑपरेटर का लॉस है, बट कस्टमर बेस बनता है, क्योंकि हमारा 2 सीट आगे का कट होता है, रेवेन्यू में इफेक्ट होता है, और ये कट होके वॉशरूम आता है। और जहां तक बात है वॉशरूम की सर, तो अभी बायो वॉशरूम्स आ चुके हैं। इसमें 2 टैंक्स होते हैं बेसिकली, एक फ्रेश वाटर टैंक और वेस्टेज टैंक। ये आपको क्लीन करना नहीं पड़ता है, एक बेस पाउडर आता है, वो पाउडर उसमें डालिए, वो 30 डेज के लिए वर्क करता है। आप बस में फ्रेश वाटर भरिए, डेली यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों चीज़ों के लिए, यूरिन एंड वेस्टेज के लिए यूज़ होता है। तो ये केस में क्या है, लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पस ये मेन है। और दूसरी बात, इसको क्लीन रखना आसान है, सिर्फ आपको एक शैम्पू से उसको क्लीन करना है। हार्ड जो बाकी चीज़ें उसमें यूज़ नहीं होती है। कोई कोई ठीक है गंदा कर देते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा स्प्लिटिंग इश्यू है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है। तो बट ये केस में हमको दिक्कत फेस करनी पड़ती है कभी कभी, वो जो स्प्लिट करते हैं वो निकलता नहीं। तो इसके लिए हमको डेली एक आदमी रखा है जो 500 उसका चार्ज लेता है सिर्फ क्लीनिंग का, क्योंकि हमारा वही मोटिव है। ब्लैंकेट बेडशीट तो हो गया, स्टाफ हो गया, सब हो गया, अभी वॉशरूम है। वॉशरूम भी अगर कुछ गंदा रह जाए सर, तो फिर कस्टमर फिर डिसअपॉइंट होता है, लेडीज कस्टमर फेवर नहीं करती, फिर आपका नाम खराब। स्मेल इसमें आती नहीं है क्योंकि बायो टैंक्स। तो ये डाउट सबके माइंड से निकाल लो, क्या वॉशरूम से स्मेल आती है? इसमें एग्जॉस्ट होता है प्रॉपर, जो पूरा स्मेल बाहर निकालता है, और बायो टैंक्स की वजह से ये इफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो काफ़ी ऑपरेटर मित्र है वो बोलते हैं कि वॉशरूम वो इसी रीज़न से नहीं लगाते कि मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है या फिर कस्टमर अच्छे से यूज़ नहीं करता। और हमने काफ़ी रील्स भी देखे जहाँ पर जो हमारे कैप्टन दादा होते हैं ड्राइवर्स, वो उसके थोड़ा-सा खिलाफ होते हैं, क्योंकि जो हमारा वॉशरूम्स आप सभी लोग व्लॉग्स में हमारे देखते ही है, कैप्टन दादा जहाँ पे बैठते हैं और जो को कैप्टन दादा जहाँ पे रेस्ट करते हैं, तो केबिन के पास में ही वॉशरूम बना हुआ होता है। इन्हें अशोक लीलैंड और भारत बेंज या फिर टाटा की बस में, वोल्वो की बस में तो बीच में होता है। तो जो कैप्टन दादा है, स्टाफ है, उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप हमें थोड़ा-सा बताइए। अरुण जी, ऐसा कुछ है नहीं, बायो वॉशरूम्स है, स्मेल आता नहीं है। पहली बात तो अगर आप नहीं मेंटेन करो कोई चीज़ को तो वो खराब होती है। अगर आप टाइम टू टाइम सब चीज़ करते हो तो हो जाता है। आप बस भी अगर नहीं क्लीन करवा रहे हो डीप क्लीनिंग, तो बटवे से वो भी खराब होगा। तो ये बेसिकली क्लीनलीनेस के ऊपर है। और मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ऑपरेटर गाड़ी लेता है, तो उसने पर्सनली ये चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। मैनेजर्स के अगर वो इस पे रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओनर ने खुद जाके, अभी मेरा जब शेड्यूल निकलता है इवनिंग में, हमारी कुछ गाड़ी में वॉशरूम है, कुछ में नहीं है। तो जो वॉशरूम्स गाड़ी है हम खुद वो चेक करते हैं। मतलब मैं खुद कभी-कभी जाके देखता हूँ कि ऑल डन, सब क्लियर है या नहीं है। नहीं है तो मैं डिपार्चर से 1 घंटा पहले जाता हूँ, वो करवा के लेता हूँ। होता है ऐसा बहुत बार, क्या बोलते हो गया है, नहीं अभी हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, तो वहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब आते हैं। मैं कहीं भी रहूँ इंडिया में, मेरी जो फ्लीट्स है वो ऑपरेट होती है, और जो प्रॉपर वीडियो मुझे अपडेट आ जाता है। अभी आप देखते हो उसके बाद में वॉशरूम का कॉस्टिंग भी सर 3 लाख रुपीज़ पर बस आता है। और सेकंड लॉस ऐसा है कि इसमें 2 सीट्स चले जाते हैं। कोई-कोई केबिन में पीछे करवाता है ड्राइवर दादा के, पर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है विद इन जर्नी। तो 2 टाइप्स के वॉशरूम्स आते हैं और ये बायो वॉशरूम्स है। तो इसमें दिक्कत तो नहीं होगी, और अगर आप क्लीन रखो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वॉशरूम हर गाड़ी में चाहिए, क्योंकि गाड़ी कहीं रुकती नहीं है, टाइम वेस्ट होता नहीं है, और सेफ्टी लेडीज़ पैसेंजर की सबसे ज़्यादा है इसमें। तो चैलेंजेस बेसिकली ये इंडस्ट्री में क्या है और सबसे बड़ी दिक्कत इंडस्ट्री में होती है, बस इंडस्ट्री में, टू डील विद द ड्राइवर्स, जो रिस्पेक्टफुली हम उनको ब्लॉग्स में कैप्टन दादा कहते हैं। तो उनसे डील करने में उनका जो जंपिंग होता है, 6 महीने इस कंपनी में, 6 महीने उस कंपनी में, काफ़ी कम कैप्टन दादा होते हैं, जो काफ़ी रेयर होते हैं, जो 1 साल मतलब एक ही टर्म में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल एक ही कंपनी में है। तो उनका क्या मेंटालिटी रहता है, उनकी क्या सैलरी रहती है, या फिर फॉर एग्जांपल 30,000 उनकी सैलरी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो हमें थोड़ा-सा बताइए इन डिटेल। जी और ऑडियंस, मैं ये बताना चाहूँगा
क्या बेसिकली एक रूट पे ऑपरेट करने के लिए 2 ड्राइवर्स, एक हेल्पर चाहिए। और ड्राइवर्स में पेमेंट 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है डेली कैश, आप चले जाओ, डेली कैश मतलब ऑनलाइन जो भी है वो ले लो। सेकंड होता है मंथली बेसिस, गाड़ी चले ना चले आपको हमको उतना सैलरी देना है। और जो रीज़न है क्या ड्राइवर्स क्यों नहीं रह रहे, ड्राइवर्स कम है, फ्लीट ज़्यादा हो गई है क्योंकि एक्सपांशन ज़्यादा हो रहा है, तो ड्राइवर्स का शॉर्टेज बहुत हमें फेस करना पड़ता है। अल्कोहल सबसे मेन प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, अल्कोहल कंजम्पशन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं सब करते हैं, बट ये चैलेंजेस कभी कभी फेस करना पड़ता है। अभी मैं ही देख लो, मैं कुछ इश्यू हुआ था गाड़ी में, मैं पास 24 आवर्स में से 3 घंटे का नींद लिया हूँ। बाप रे। हाँ, कुछ इश्यू होते हैं तो आपको टाइम का नहीं देखना है कि रात के 3 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं मैं कैसे करूँ। पैसेंजर्स होते हैं, जब भी कॉल आता है आपको तुरंत निकलना है। मेरा मुंबई गाड़ी का कुछ इश्यू हुआ था, मैं पुणे से रात में मुंबई जाके सुबह आया और फिर अपने रूटीन पे लग गया हूँ। ड्राइवर्स को संभाल के रखना सबसे मेन टास्क है। ऑनलाइन तो कस्टमर भी मिल जाएगा बट ड्राइवर नहीं मिलता, हेल्पर नहीं मिलता उतना अच्छा जो आपको सर्विस दे, जो कस्टमर को आपकी सर्विस दे, जिससे आपको रेवेन्यू मिले। अभी पहले सैलरीज ड्राइवर की कम हुआ करती थी, अभी बढ़ा दी गई है क्योंकि वॉशरूम्स आ गए कैबिन में, सब दिक्कत है। तो वो रीज़न से थोड़ा हमको सैलरी प्रीमियम देना पड़ती है ड्राइवर्स को। प्रीमियम मतलब अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर ज़्यादा हमको रखने पड़ते हैं गाड़ी पे, क्योंकि वो अगर अच्छे से चलते हैं तो ही हम अच्छे से घर पे सो पाते हैं। ये रियलिटी है एक बस इंडस्ट्री में और एक ओनर की। क्या रात को कब फ़ोन आएगा जिसकी गारंटी नहीं है। अभी जो नए एंटर कर रहे हैं इन लोगों को ये पता नहीं है, बट रात को कुछ भी इश्यू होता है, पंचर है, गाड़ी ब्रेकडाउन है, एक्सीडेंट केस है या भी कोई भी कस्टमर इश्यू है, तो मैनेजर को कॉल करेगा। मोस्ट ऑफ द मैनेजर रात में कॉल उठाते नहीं है, वो ओनर को करेगा। और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और जो कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए हमें एनी टाइम कॉल उठाना पड़ता है, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। ड्राइवर्स चेंज क्यों होता है, कोई आता है आपको एक पेमेंट, अगर मैं इसको कुछ दे रहा हूँ 2000 रुपया, कोई बोलेगा सर मेरा गाड़ी अभी आया है, नया गाड़ी है, 2500 देता हूँ, 3000 देता हूँ, आ जाओ, तो दे शिफ्ट। बिकॉज अर्निंग किसको नहीं चाहिए ज़्यादा, प्रमोशन किसको नहीं चाहिए। और अभी तो हम ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहे हैं कि हमारा मुंबई गाड़ी पुणे गाड़ी थोड़ा ओल्ड है, 5 ईयर्स के बाद वाला गाड़ी है, तो ड्राइवर्स तो उस पर जाने को भी कभी कभी नहीं बोलते, सर जुना गाड़ी है हम नहीं ऑपरेट करेंगे। तो ये नया ट्रेंड आ चुका है ड्राइवर्स में, गाड़ी चाहिए तो नया चाहिए सर, पुराना गाड़ी हम ऑपरेट नहीं करेंगे। उसका क्या रीजन है? मेंटेनेंस, रात को ब्रेकडाउन्स, ओल्ड गाड़ी है तो बट ऑफिस से मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रहता है। मतलब यहाँ से ड्यूटी करके डेस्टिनेशन पहुंचो, मेंटेनेंस है तो दिन भर मेंटेनेंस करो, ये नहीं चाहिए। नई गाड़ियों में एएमसी आ चुकी है, शोरूम की गारंटी होती है, ये जाते हैं शोरूम पे लगा के सो जाते हैं। और देखने जाओ तो जो ओल्ड व्हीकल्स है जिसमें कम सेंसर्स हुआ करते थे, ये गाड़ी का ब्रेकडाउन रेशियो बहुत कम है, रेयर ब्रेकडाउन है। मेंटेनेंस निकालेगा पर रोड पे कभी खड़ा नहीं होता है। और जो नया गाड़ी आ रहा है BS6, ये सब सेंसर व्हीकल है। ये एडब्ल्यू का सबसे में अभी एक एडब्ल्यू आता है गाड़ी पे जो यूरिया यूज होता है, इसका फिल्टर भी ब्लॉक हो गया तो गाड़ी जगह पे खड़ा हो जाता है, आपको तुरंत दूसरा गाड़ी भेजना है। और शोरूम वालों को आप रात को ब्रेकडाउन टोल फ्री पे कॉल करो, रात को कोई आता नहीं है। ये पॉइंट है सर, सब बोलते हैं कि सर कोई आता है बट टेक्नीशियन रात को आती नहीं है, वो बोलते हैं सुबह देखेंगे। तो ये रात में जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और सबसे मेन मतलब वही है मेंटेनेंस। मैं यही बोलूँगा, गाड़ी लो मेंटेन रखो, ड्राइवर को 2 पैसे ज़्यादा दो, बट उसको एक ही बोलना भाई सेफली जा, सेफली और मेंटेनेंस कर। अगर वो नहीं करता है, आप पर्सनली नहीं ध्यान देते हो मेंटेनेंस पे, तो गाड़ी ब्रेकडाउन होगा, वो आपको लॉस अलग से बेयर करना है, ये बात है। तो ड्राइवर का जो आपने बोला कैश, डेली कैश और सैलरी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में आप बताएंगे। लाइक आपने बोला 2000 3000, तो ये अमाउंट कैसे होता है? लाइक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर पॉइंट मतलब राउंड ट्रिप काउंट होता है, और सैलरी सिस्टम में कैसा होता है? एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी and what is the maximum salary driver can earn in India on a 13.5 मीटर व्हीकल? या फिर इन जनरल आप बता दीजिए, कोई भी व्हीकल हो, 12 मीटर हो, बट जो हमारी प्रॉपर बिग बसेस होती है 12 मीटर 13.5 मीटर, उसके पर्सपेक्टिव से आप बताइए ये डेली कैश और सैलरीज।
के बारे में? डेली कैश का ऐसा सिस्टम होता है, आप एक पुणे से निकल रहे हो, डेस्टिनेशन जा रहे हो, वहाँ से फिर रिटर्न आ रहे हो, तो आपको एक सैलरी मिल जाता है। ये सैलरी तो मिलता ही है, इसके ऊपर होटल की एंट्री भी मिल जाती है ड्राइवर्स को। तो ये डेली कैश सिस्टम है। पर फिर ऐसा है कि सर इसमें ड्राइवर कंफर्म नहीं रहता है, आज आएगा कल नहीं भी आएगा, ये हो जाता है क्योंकि पेमेंट आ जाता है, हमारे पास कुछ होता नहीं है। हम तो ये भी फेस करते हैं कि सुबह ड्राइवर मैनेजर को बोलते मैं आज जाने वाला हूँ ड्यूटी पे, और शाम को फ़ोन ही नहीं उठाते। कभी-कभी मैं खुद भी गया हूँ बस पे, ड्राइवर नहीं होने के कारण मैं खुद भी गया हूँ। ये तक चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। रही बात सैलरी की, सैलरी में लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। ऐसा है कि आपके पास उनका अमाउंट रहता है, तो ड्यूटी पे आते हैं। बट इन केस कभी कैंसलेशन होता है, तो आपको फिर भी वो पेमेंट का लॉस वो बेयर करना पड़ता है। ये सैलरी में है और ये डेली कैश में है, ये बात है। अगर गाड़ी डेली कैश में अगर हॉल्टिंग हो जाए, तो ड्राइवर को हम कुछ नहीं देते। खाने का कॉस्ट, अगर वो कहीं होम टाउन में नहीं है, समझो पुणे का ड्राइवर है, वो कहीं और जगह आके हॉल्ट हुआ है, तो उसको खाने का पैसा देते हैं, बाकी नहीं देते। सैलरी में ये है कि गाड़ी रुके या चले, आपको पेमेंट देना है, बट ड्राइवर आपके पास कंफर्म रहेगा क्योंकि आपके पास उसकी सैलरी है। तो ये बात है सर। सैलरी का अमाउंट जानने में हमारे ऑडियंस को काफी ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं बार बार पर्टिकुलर अमाउंट आपसे पूछ रहा हूँ कि मिनिमम कितना देना पड़ता है और मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स है, टॉप ऑपरेटर्स है, वो मैक्सिमम कितना देते हैं? सो व्हाट इज द प्राइस रेंज ऑफ अ ड्राइवर सैलरी? इट में वेरी फ्रॉम 1500 पर ट्रिप पर ड्राइवर। दो ड्राइवर रहते हैं एक गाड़ी में लॉन्ग रूट के लिए। 400-500 किलोमीटर के लिए 2 ड्राइवर हम रखते हैं। सिंगल ड्राइवर वी डोंट ऑपरेट, बिकॉज कभी किसी का कुछ हो जाए तो पैसेंजर्स का हरेसमेंट नहीं चाहिए। तो 2 ड्राइवर रखते हैं। 1500 रुपये से सैलरी स्टार्ट होता है, 3000-3500 तक वैरी करता है। ये पर डे पर ट्रिप। पर डे पर ट्रिप्स। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्राइवर ने 25 डेज गाड़ी चलाई, सो मैक्सिमम सैलरी यू आर सेइंग इज 3000 पर ट्रिप, पर ट्रिप जाके आना। मतलब 26 डे का कैलकुलेशन करें तो 13 ट्रिप्स होता है, तो 13 ट्रिप्स इंटू 3000, तो ये हो गया सैलरी सिस्टम। सो बेसिकली 40,000, आप 40, 45, 50। अगर आप वोल्वो में जाते हो, वोल्वो का और ज्यादा है, क्योंकि वोल्वो जो लेता है ऑपरेटर, वो 800,000 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट करता है, तो वो केस में सैलरी ज्यादा हो जाता है, और उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है वोल्वो ड्राइवर्स को। नॉर्मल ड्राइवर्स नहीं चलते, वोल्वो का एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर है बैंगलोर में, तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप वोल्वो पे ड्राइवर रख सकते। तो ये आप स्लीपर कैटेगरी के बसेस के बारे में बोल रहे हैं, 800 जो 1000 के स्लीपर, डेली रूटीन वाली गाड़ी, नॉट अ रेंटल और पैकेज व्हीकल। ओके, तो सर कंक्लूजन के लिए मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा। सस्टेनेबिलिटी और एक्सपेंशन के बारे में आपके क्या व्यूज है? आई मीन टू आस्क कि अभी जो आपकी एग्जिस्टिंग फ्लीट है, काफी ऑपरेटर्स है जिनको अभी बिजनेस सस्टेन करना भी उनको मुश्किल जा रहा है, जितनी उनकी एग्जिस्टिंग फ्लीट्स है, जैसे आपके पास 8 है, तो 8 की 8 बनी रहे और उसकी डबल हो, ट्रिपल हो, 10x हो, उसके लिए आपके क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शंस है? और अभी जो फ्लीट है वो एटलीस्ट 8 की 8 तो बनी रहनी चाहिए, उसके लिए आप कौन कौन से डेली एक्टिविटीज करते हैं? और साथ ही साथ ईवी जो फ्यूचर ऑफ बसेस है, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो अगर आप अपने फ्लीट में लाने वाले हैं या फिर अभी आप और ज्यादा प्रीमियम होने का अगर सोच रहे हैं, गोइंग टुवर्ड्स बाइंग दी वोल्वो 9600 एस और SLX, जैसे आपने बताया आप स्लीपर कैटेगरी में ज्यादा डील करते हैं, तो वो आपके जो प्लान्स है ईवी के बारे में, आपके व्यूज क्या है, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज। तो अरुज भाई, जैसे सस्टेन करने की बात है मार्केट में, तो ये चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मेंटेनेंस में रखूंगा गाड़ियों का, नहीं हो पुरानी हो कोई भी हो, मेंटेनेंस फुल होगा, कंपनी टू कंपनी होगा। बाहर भी होते हैं कुछ काम, क्योंकि कंपनी में बहुत टाइम लग जाता है, शेड्यूल नहीं जा पाता है शाम में, तो हमको बाहर भी काम करवाना पड़ता है। और क्लीनलीनेस मेंटेन रखना है गाड़ियों का, स्टाफ अच्छा रखना है। सो अरुज जी, बात आई सस्टेन करने की मार्केट में, तो वही करना है। सबसे पहले तो कस्टमर पे, सर्विस पे ध्यान देंगे। मेंटेनेंस जो गाड़ी का है वो हम अप टू डेट रखेंगे, गाड़ी फेल ना हो या कोई रास्ते में ब्रेक डाउन ना हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। और सबसे मेन आता है क्लीनलीनेस जो हम देते हैं, क्योंकि नई गाड़ियाँ तो नई है तो हो जाती है मैनेज, पुरानी गाड़ियों को रखना थोड़ा टास्क है, क्योंकि रूट पे 90% व्हीकल्स न्यू है और कुछ रूट्स पे हमारे ओल्ड व्हीकल है, तो फॉर दैट रीज़न वो हमें मेंटेन करना है।
तो हम सस्टेन करेंगे। अगर हमने ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो मार्केट से बाहर भी हो जाएंगे। और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो ओल्ड फ्लीट रिप्लेस करके न्यू फ्लीट लाना इज मस्ट फॉर एन ऑपरेटर टू सस्टेन इन टुडेज कंपटीशन। और रही बात वोल्वोस की, प्रीमियम में अगर हम जाए तो का जल्द ही, मतलब कमिंग 6 मंथ 8 मंथ विद इन अ ईयर वी आर एडिंग 29600 SLX टू आवर फ्लीट। सो उसके लिए सब तैयारी चल रही है। 13.5 मीटर में तो हम आ जाएंगे। अभी अल्ट्रा प्रीमियम हमको और अगर काम करना है, सस्टेन करना है, मार्केट मेंटेन रखना है मोहित ट्रैवल्स का, तो उसके लिए हम 9600 लाने वाले हैं। ये तो मैं मतलब कस्टमर को सबको देने वाला सरप्राइज पर आज बोल रहा हूँ कि जल्दी हमारे फ्लीट में 9600 ऐड होने वाली है। और कुछ ईवीज भी आने वाली है। ईवी व्हीकल जो है मार्केट में, ईवी व्हीकल्स अभी आए हैं न्यूली, जिसका रेंज 300-350 किलोमीटर रहता है। कमिंग ईयर्स में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमारे फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। एमिशंस के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है। क्यों? वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, नॉइस नहीं है, तो कंफर्टेबल पैसेंजर भी रहे, मेंटेनेंस भी कम आता है। पर कैसा है, आज चार्जिंग स्टेशंस इतने हमारे पास नहीं है। कस्टमर को हम रास्ते में 2-3 आवर्स वेट नहीं करवा सकते। वो अभी हमने ऐड नहीं करवाया, बट कुछ टाइम में हम ईवी भी ऐड करने वाले हैं। ये 600 किलोमीटर्स का जो हमारा रूट रहेगा उस पर ऑपरेट होगा। पुणे हमारा बेस रहेगा और बैंगलोर से भी हम जल्दी हमारे ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ रूट्स हम प्लान कर रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम इसके लिए रेडी नहीं है, पर रेडी कर रहे हैं खुद को। टीम है, ड्राइवर स्टाफ है। जो डिफ़िकल्टी हम यहाँ फेस कर रहे हैं, अभी मैं रहूँगा पुणे में, बसेस ऑपरेट होंगी बेंगलोर से, साउथ में कहीं तो भी, तो हम बेस अभी वहाँ रेडी कर रहे हैं हमारा। तो एक बार बेस रेडी हो जाए तो फ्लीट्स तो ऐड कर ही देंगे। तो ये हमारा फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लानिंग है। और हो सके तो वोल्वो हमारी साउथ में ही चालू हो। तो ये है सब हमारे फ्यूचर प्लान्स। बट कैसा है सर, थोड़ा मार्केट अभी स्टेबल नहीं है ड्यू टू वॉर। हम रुक गए अभी। एक बार वॉर हो जाए, जो एंड हो जाए, डीजल प्राइस एक बार फिक्स हो जाए, तो वी कैन प्लान फॉर एक्सपेंशन। बट अभी तो होल्ड है फिलहाल में। ओके, यहाँ पर हम कंक्लूड करना चाहेंगे, पर जो हमारे पार्ट है, मतलब ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है सर के साथ ही। पर वो जो पार्ट 2 है ना, दैट इज वेरी, आप कह सकते हैं टू द पॉइंट, वेरी पर्टिकुलर, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम और कमेंट्स आ रहे हैं कि अरुज भाई आप प्लीज एक वीडियो बनाइए कि जिंग बस में या फिर इंटरसिटी फ्लिक्स बस में कि बस अटैच कैसे करें। तो सर ने जैसे बताया कि उनकी अभी जिंग बस में बस चल रही है एंड ही इज इवन प्लानिंग फॉर फ्लिक्स बस एंड इंटरसिटी। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो सब हम अपकमिंग वीडियो में, अपकमिंग पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को जो नॉलेज है सर का, जो इंफॉर्मेशन है, टू द पॉइंट, वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज ही इज द वन हु इज ऑपरेटिंग। सो मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से हम जो है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा प्रयास है। और अगर ये हमारा पहला वाला पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन है। और अपकमिंग मंथ्स में, एक साल में, अपकमिंग, अगर अभी 2026 चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट लाने का मेरा आपसे वादा है, प्रयास रहेगा। अभी स्पेशली फॉर द पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। आई एम गोइंग टू गेट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो बस बॉडी बिल्डर हो या फिर बस ऑपरेटर हो। उसके बाद हम जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के टूरिज्म वाले बस ऑपरेटर से, उनसे भी हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, जो आप लोग यूजुअली कमेंट करते हैं। तो इस वाले पॉडकास्ट के नीचे भी आप कमेंट्स कीजिए, आपको क्या क्या और जानना है बस इंडस्ट्री के बारे में। सभी पॉइंट्स हम एक एक करके, धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, which is how to attach a bus at Zing Bus. Thank you for watching.